हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम कवर करने वाले हैं जीन पियाजे को। ठीक है, जीन पियाजे महोदय हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो आज हम फुल कॉन्सेप्ट इनका समझेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे जी। जीन पियाजे से रिलेटेड 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं, आपका नहीं निकला है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। एक वीडियो से आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे, और यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आज पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चैनल पर जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए, सेशन को आप लोग ना सबसे पहले लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। जो भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं जुलाई 2024 7 जुलाई को जो एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचा दीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पहले हम पूरी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट पीवाई की क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, 60 बहुत ही लंबी क्लास नहीं होगी दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि इतने अच्छे से मैं बता दूंगी कि आपको कंफ्यूज नहीं होंगे इस टॉपिक से। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं जीन पियाजे के बारे में। दोस्तों, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। इन्होंने जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत को दिया था। अब इनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में जो भी पीवाई की क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए, हम डे बाय डे आज हम जीन पियाजे को डिस्कस कर रहे हैं, कल हम वाइगोत्स्की को, फिर कोहलबर्ग है ना। हम इसी तरह, क्योंकि मैराथन क्लास होने वाली है दोस्तों, तो आप एक भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट समय है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इस चैनल पर। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे महोदय, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्विट्जरलैंड में। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक 1923 में लिखी। तो पियाजे ने सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि पियाजे ने सर्वप्रथम 1923 ईस्वी में द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक को लिखा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों चैनल को। आगे देखते हैं, अब संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में भी डिस्कस किया है, कितनी अवस्थाएं हैं, और सारी अवस्थाओं को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक पक्ष अध्ययन अपने बच्चों पर इन्होंने ही प्रयोग कर दिया। इन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया, अवस्था का सिद्धांत इन्होंने बताया और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। तो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, पियाजे महोदय ने दिया था, संज्ञानात्मक पक्ष अध्ययन किया था, अपने बच्चों पर प्रयोग किया था इन्होंने, अवस्था का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाओं के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, किसी भी सीटेट का अभी तक जितनी बार पेपर हुआ है, पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, कोहलबर्ग हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ अवॉइड मत करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको सजेस्ट कर रहे हैं। चलिए, तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं के बारे में देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे? संवेदी गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में विभक्त किया है जीन पियाजे ने। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि संवेदी गामक जो अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज क्या है ना। संवेदी गामक अवस्था की जो एज है कितने साल तक है, चलिए अब इसको हम जानते हैं। देखिए, संवेदी गामक जो अवस्था है दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था ये 0 से 2 वर्ष तक होती है, जिसको हम सेंसरी मोटर स्किल बोलते हैं। 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष है। संवेदी को ही इंद्रियगामक अवस्था भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रियगामक अवस्था। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इंद्रियगामक अवस्था भी इसको बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्किल बोलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है औपचारिक। ठीक है, औपचारिक को अमूर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे संवेदीगामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष है। 0 से 2 वर्ष है संवेदीगामक अवस्था। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, संवेदीगामक जो अवस्था है यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। क्या होती है? तो ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है और इसी अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है, इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वो अपने इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये बच्चे का फोटो है ना। ये 0 से 2 वर्ष का है बच्चा, 0 से 2 वर्ष का बच्चा है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? अपने इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं, जैसे आँख, नाक, त्वचा, है ना। तो ये सब इसलिए इसको इंद्रियगामक अवस्था भी बोलते हैं। चलिए गामक क्रियाएं के बारे की बात करते हैं। गामक क्रियाएं जो है दोस्तों, जैसे कि पकड़ना हो गया, खेलना हो गया, लिखना। इसी एज में बच्चे कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं, खेलते हैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये है 2 से 7 ईयर्स, 2 से 7 वर्ष होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों ये जो अवस्था है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलते हैं। इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष की जो एज होती है दोस्तों, उसमें बच्चे क्या करते हैं? अपने पड़ोसी बच्चों के साथ खेल को खेलते हैं। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग भी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों कि शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग बच्चा किस एज में करता है? शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग बच्चा किस एज में करता है दोस्तों? तो वो 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसी में बच्चे प्रतीकात्मक खेल भी खेलता है। क्या करता है? प्रतीकात्मक खेल भी खेलता है। इसी को 2 से 7 वर्ष की आयु को ही टॉय एज, खिलौने की आयु भी बोलते हैं। किसे? खिलौने की आयु पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं। और इस दौरान उसमें भाषा का विकास क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है? तो भाषा का जो विकास है वो प्रारंभ होता है। 2 से 7 वर्ष में बच्चे भाषा का जो विकास है वो प्रारंभ हो जाता है 2 से 7 वर्ष में। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉय एज 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है इसी को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है वो चिंतन करना और तर्क करना शुरू कर देता है। और इसी अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना सब कुछ बताने के योग्य भी हो जाता है। इसी अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को भी समझने लगता है। मूर्त चिंतन का आप लोग जानते हैं ना दोस्तों, कॉन्क्रीट थिंकिंग का प्रारंभ भी हो जाता है कॉन्क्रीट स्टेज में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों मूर्त चिंतन का प्रारंभ भी हो जाता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसी को कहते हैं। इसकी एज है 11 से 14 वर्ष। 11 से 14 वर्ष। ठीक है, देखिए ये जो 11 से 14 वर्ष की आयु से आगे की अवस्था होती है, इस अवस्था में क्या होता है? किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। मूर्त चिंतन करने के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है, यानी स्मरण मनन आदि करता रहता है। चिंतन करते हैं, कोई चीज़ें याद ही करने लगता है ना। और कार्य करने का कारण समझते हैं, यानी कार्य में अंतर को भी वो समझ सकता है। कार्य में अंतर क्या है, कैसे है, वो अंतर भी समझ सकता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं, किस एज को कहते हैं, है ना। तार्किक चिंतन की जो अवस्था है उसे औपचारिक संक्रियावस्था बोलते हैं, मूर्त बोलते हैं, या फिर सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। बताइए,
तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, तभी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो एक एक नंबर से आपको लगता है एग्जाम हॉल में अगर आपने बैठा है तो आपको लगेगा कि मैंने जो क्वेश्चन किया है ना, मैंने जो आंसर दिया है पूरा परफेक्ट है। लेकिन जब आप घर आती हैं उसको अगर मतलब कि उसको आंसर की से जब आप उसको मिलाते हैं तब आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुआ है। तो आपको गलती नहीं करना है ना, अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है। अब ये समझिए कि समय बहुत कम है और 150 में, इतने कम समय में 150 में 110 प्लस लाना है आपको, है ना। एक वीडियो यहाँ पर हमने डाला है, सीडीपी की है, तो आप लोग जाकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है, उसको वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आज ये सेकंड वीडियो है जीन पियाजे का, ठीक है। जब तक अब सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, हम सीटेट की सीडीपी की क्लास लेकर आऊँगी, और सीडीपी की होगी, हिंदी की भी हो जाएगी, एंड ईबीएस की, और मैथ्स पेडोलॉजी की भी लेकर आऊँगी। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, आपकी तैयारी बेहतरीन करवाऊँगी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अब हम यहाँ से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर जो भी सारी स्टेज के, जीन पियाजे की स्टेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए है 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं या फिर 6 अवस्थाएं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 अवस्थाएं हैं। ऑप्शन बी, 4 अवस्थाएं हैं। संवेदीकामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 स्टेज हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। चलिए आगे देखते हैं। पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है। पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी पेशीय अवस्था। पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है। तो पियाजे की प्रथम अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था के नाम से जानी जाती है। 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेज को पियाजे की प्रथम अवस्था के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 से 11 वर्ष की आयु पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है या फिर संवेदी पेशीय अवस्था है। 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं। जन्म से 24 माह होती है, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 या फिर 11 वर्ष के बाद। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो ये होती है 11 वर्ष के बाद। 11 वर्ष के बाद ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत का आधार है। बालक के विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार क्या है। मनोविश्लेषण विकास है, नैतिक विकास है, मनोसामाजिक विकास है या फिर संज्ञानात्मक विकास है। अभी हमने बताया जीन पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया है, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। बताइए। हाथ मुंह संबंधन होता है, आँख हाथ संबंधन होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होता है या फिर बोलना शुरू करना। तो पियाजे के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आँख हाथ संबंधन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आँख और हाथ का संबंधन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेनली हॉल को कहते हैं, प्रियर को कहते हैं, पियाजे को कहते हैं या फिर वाटसन। तो संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, पियाजे को। पियाजे ने ही तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है अनुत्कर्मणीयता होती है। बताइए। संवेदी प्रेरक होगा, प्राक संक्रियात्मक होगा, मूर्त संक्रियात्मक होगा या फिर औपचारिक संक्रियात्मक होगा। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है अनुत्कर्मणीय होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु अस्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है? निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु अस्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है? बताइए, पियाजे, फर्स्टगर, एरिक्सन या फिर बैलाक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पियाजे। पियाजे को ही पढ़े तो पियाजे ही तो होगा। वस्तु अस्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन या फिर वस्तु अस्थायित्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सजीव चिंतन। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? सजीव चिंतन नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं? बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वो विस्फोट और तनाव की स्थिति में होते हैं? बताइए, वो कौन सी एज है? किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है या फिर प्रौढ़ावस्था है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था, एडोलसेंस। देखिए, बालकों का सर्वाधिक उचित काल वही होता है जब बच्चे विस्फोट में बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं ना, तो वो किशोरावस्था होती है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है दोस्तों? जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 या फिर 11 वर्ष के बाद? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो हमने यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा जिससे दूसरों को बेनिफिट मिल सके दोस्तों। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ओके, चलिए, तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।